आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। तो आज बच्चा पार्टी हम पार्ट 2 देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। पार्ट 1 में हमने इसके फर्स्ट सेशन में देखी थी इन्फेक्शियस डिजीज का पूरा सेगमेंट देखा था। काफी सारी डिजीज देखी थी इन्फेक्शियस डिजीज। पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा इसका, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा ताकि कनेक्ट कर पाए आप, राइट। और उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें हमने कहा छोड़ा था, इम्यूनिटी की डेफिनेशंस देखी थी। उसमें इम्यूनिटी क्या है, राइट। तो इम्यूनिटी क्या था? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू फाइट, है ना। हमारी एबिलिटी जो कि हम फाइट करते हैं किसी एक्सटर्नल पैथोजन से, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, मैंने बताया था। एक इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ है, जन्म के साथ हमें मिली हुई है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने आफ्टर बर्थ, आफ्टर जन्म जो है हमने एक्वायर किया एनवायरमेंटल फैक्टर से, नई नई बीमारियां हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एक्वायर की है। दो चीज। फिर हमने ये भी देखा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। उसके आगे फर्दर हमें आज देखना था 1 बाय 1 इम्यूनिटी को, जिसमें सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं इनेट इम्यूनिटी, राइट। इनेट इम्यूनिटी को सबसे पहले हम देखेंगे, इनेट इम्यूनिटी, राइट। तो इनेट इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ है, कल ही हमने देखा था पिछले सेशन में, इन बर्थ, बाय बर्थ मिली हुई है हमें, ठीक है, जन्म से ही हमारे साथ है। अब इनेट इम्यूनिटी किस किस प्रकार से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो हमें देखने की जरूरत है। किस किस टाइप से बैरियर की तौर पे खड़ी हो जाती है हमारी इनेट इम्यूनिटी किसी भी डिजीज के सामने, ठीक है। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के टाइप से रूप से काम करती है इनेट इम्यूनिटी। कैसे? किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी में एंटर ही नहीं होने देती, जिसमें फर्स्ट सबसे पहले कौन सा आता है? स्किन। हमारी जो स्किन है वो इसमें आ जाता है। फिजिकल बैरियर के तौर पे हमारी स्किन काम करती है, राइट। किसी भी पैथोजन को हमारी स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इसके अलावा हमारे जितने भी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें म्यूकस की लेयर होती है, वो भी एक टाइप का क्या है? फिजिकल बैरियर। तो इस टाइप से फिजिकल बैरियर के रूप में इनेट इम्यूनिटी काम करती है हमारे अंदर, एक चीज। उसके अलावा दूसरी है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में कैसे काम करती है? जैसे कि हमें स्वेटिंग होती है, आपने सुना होगा स्वेटिंग होने से क्या होता है, जितनी भी गंदगी होती है शरीर की बाहर निकल जाती है। या फिर कभी कभार रो लेना चाहिए, किसी के दुख में नहीं रो लेना चाहिए। रोने से क्या होता है, आंसू से हमारी आंखें साफ हो जाती हैं। तो हमारा जो स्वेटिंग हो गया, जो हमारी स्वेटिंग वगैरह आती है, या फिर उसके अलावा आई टीयर्स, आंख का मोती, है ना, ये सब किसका एग्जांपल है? फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में इनेट इम्यूनिटी हमारी काम कर रही है। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेल्यूलर बैरियर की अगर हम बात करें, इनेट इम्यूनिटी एज ए सेल्यूलर बैरियर कैसे काम करती है? डब्ल्यूबीसी सबसे मेजर, डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स है ना हमारे अंदर के जो इम्यून सेल्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? मैं कलेक्टिवली बोल दूं तो जो हमारे अंदर के जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या है? सेल्यूलर बैरियर के रूप में काम करते हैं, जो बाय बर्थ हमें मिले हुए हैं और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारे सहायक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइटोकाइन बैरियर की अगर मैं बात करूं, तो साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं? कई बार क्या होता है, जैसे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। अब ये जो इंटरफेरोन्स होते हैं, ये प्रोड्यूस जरूर किए हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स ने, लेकिन ये इंटरफेरोन्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको? नॉर्मल सेल्स को मोर वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको बचाते हैं। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आप इंटरफेरोन्स लिख सकते हो, है ना। इंटरफेरोन्स, है ना। इंटरफेरोन्स जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है? इंटरफेरोन्स स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन ही है। ये क्या है? प्रोटीन ही है। तो ये प्रोटीन जो है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंटरफेरोन प्रोटीन्स फिर क्या करते हैं? उसी का विश्वासघात करते हैं उसी वायरस के साथ, और ज्यादा वायरल इन्फेक्शन फैलने नहीं देते हैं। तो ये भी क्वालिटी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है एज ए साइटोकाइन बैरियर। तो ये चार टाइप के बैरियर जो है हमारी इनेट इम्यूनिटी शो करती है, जो बाय बर्थ हम जन्म से लेकर आए हैं, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे चलें, ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आगे अगर चलें, फिर आते हैं हम ये तो होगी इनेट इम्यूनिटी की बात करी। अभी हमने क्या कर दिया? इनेट इम्यूनिटी और उसके चार बैरियर्स के रूप में कैसे वो काम करता है वो देख लिया। अब आगे चलें, अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखिए, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ
एंड डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम. इट इज अ पैथोजेनिक स्पेसिफिक होता है ये. इट हैज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डाइवर्स टाइप्स ऑफ फॉरेन मोलिक्यूल्स और एंटीजेंस स्पेसिफिकली. इम्यून रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स. तो इतना तो आपको अभी तक समझ में आएगा. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैं एडेप्टेड इम्यूनिटी भी बोल सकता हूं. क्या बोल सकता हूं मैं? एडेप्टेड इम्यूनिटी, राइट. एडेप्टेड इम्यूनिटी भी बोला जा सकता है. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टेड इम्यूनिटी क्यों मैं बोल रहा हूं इसको? एक्वायर्ड इम्यूनिटी एडेप्ट की गई है, जो है हमने एक्वायर किया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. कोई बीमारी हो गई, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आ गया, हमारी बॉडी ने एडेप्ट किया कि इसके खिलाफ जीना कैसे है. ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, ये एक्वायर्ड हो, इनेट हो, कोई भी हो, हमारे जो अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, ये दो टाइप के लिम्फोसाइट्स जो हैं, सेल्स जो हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए दो टाइप के लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक तो बी लिम्फोसाइट, जिसको हम बी सेल भी बोलते हैं, और एक होता है टी लिम्फोसाइट, जिसको हम टी सेल भी बोलते हैं, बीटी. ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंटीबॉडीज. इसको हमें देखना है अभी. इन ब्लड इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन. मतलब क्या है? कोई पैथोजन हमारे अंदर एंटर करता है. कोई भी हमें कॉमन कोल्ड है, मान लो इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा जो है हमारे अंदर कर रहा है, या फिर टाइफाइड का वो जो है टाइफी बैक्टीरियम जो है हमारे अंदर एंटर कर गया. उसके एंटर करने से क्या होता है? वो स्पेसिफिक टाइप के एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है. उनके पैथोजन के एंटीजेंस के खिलाफ कोई भी हमारा जो बाहर का पैथोजन है, उस पैथोजन के स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के खिलाफ हमारा शरीर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है. और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करवाता है? वो करवाते हैं बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, और वो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज क्या करते हैं? उन एंटीजेंस के साथ बाइंड होकर उनके इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, कम करते हैं, और हमारे शरीर को उस पैथोजन की बीमारी से बचा लेते हैं. ठीक है, दूसरा है टी लिम्फोसाइट. इसको टी हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं. टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बी सेल्स का टू प्रोड्यूस दीज एंटीबॉडीज. ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडीज. ठीक है, तो ये दोनों आपस में बी लिम्फोसाइट बचाएगा, उसकी हेल्प कौन करेगा? टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी सेल्स. आगे चले, आगे चला जाए. ठीक है, आगे चला जाए. अब इसमें देखिए, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक और मैं यहाँ पे बता देता हूं, हल्का सा एक और कॉन्सेप्ट. एक्चुअली में क्या, दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं. एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज की मैं अगर बात करूं, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स. एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज भी दो टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं AMI, ठीक है, एक होता है CMI. दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज AMI CMI? AMI मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी. और CMI का मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या बच्चा पार्टी इतनी कहानी क्लियर है? CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, AMI एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी. नाम से पता लग रहा है, जो इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज के कारण हो रहा है, उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में. इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है इम्यूनिटी के लिए? एंटीबॉडीज. ठीक है, एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं. वो कौन सी एंटीबॉडीज? जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, या फिर हमारे लिम्फ में प्रेजेंट है, लिम्फ फ्लूइड में प्रेजेंट है, या फिर ब्लड में प्रेजेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब है इसमें जो है लिम्फोसाइट्स हैं. स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो टी लिम्फोसाइट्स. तो टी लिम्फोसाइट्स मेडिएटेड इम्यूनिटी जो रहती है, उसको बोल रहे हैं हम CMI, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. तो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेज शो करता है. वो हो सकता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी शो करे किसी पैथोजन के खिलाफ, या फिर हो सकता है किसी के खिलाफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी शो करे. ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है. अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने कहा था दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी. दोनों में फर्क क्या है? ये देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद पैथोजन और इट्स एंटीजन दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट बॉडी। कोई पैथोजन से जब हमारा कॉन्टैक्ट होता है, वो पैथोजन डेड हो सकता है, लिविंग हो सकता है, उसके एंटीजन्स के साथ हमारी बॉडी का कॉन्टैक्ट होता है, तो हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडीज, उसके रिस्पॉन्स में वो किस में आता है, एक्टिव इम्यूनिटी में। दूसरा एक्टिव इम्यूनिटी का देख लीजिए, इट हैज नो और ओनली फ्यू साइड इफेक्ट्स, इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इट इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, इट टेक्स टाइम टू डेवलप इट्स रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन फॉर द पोलियो, ओके, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एंटरिंग बॉडी इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। सिंपल सी बात तुम समझो, सिंपल सी कहानी है समझो, जो हमारे अंदर अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जन्म के बाद है, ठीक है, अब उसमें भी जो अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में आ रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी में। जो जबरदस्ती बाहर से दिया जा रहा है, पैसिव इम्यूनिटी में। क्या कहानी क्लियर है? जैसे टेटनस का इंजेक्शन ठोक दिया, किस में आएगा, पैसिव इम्यूनिटी में। वैक्सीनेशन दिया जा रहा है पोलियो का, किस में आ रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी में। वैक्सीनेशन होता क्या है, अभी 2 सेकंड में देखेंगे हम। तो पैसिव इम्यूनिटी का भी देख लेते हैं। इट इज डेवलप्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट कर दी जाती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को। रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से, रेडीमेड मतलब ऐसे कोई सब्जी की दुकान से नहीं, मतलब इंजेक्शन के थ्रू दे दी जाती हैं। इट में कॉज अ रिएक्शन हो सकता है हार्मफुल। ये फास्ट प्रोसेस है बट ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। इट इज यूज्ड व्हेन द इम्यून रिस्पॉन्स हैज टू बी फास्टर। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस एंटीटॉक्सिन, है ना, एंटीबॉडीज इन कोलोस्ट्रम एक्सेट्रा। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच इंड्यूस द पैसिव इम्यूनिटी। ये भी पैसिव इम्यूनिटी के केस में आता है। ठीक है, सिंपल सा केस इतना ही है पैसिव और इसमें। पैसिव में क्या है, बाहर से हम इंजेक्ट कर रहे हैं रेडीमेड इम्यूनिटीज, इम्यूनिटी के फॉर्म में एंटीबॉडीज, और इसमें क्या है, एंटीबॉडीज खुद बॉडी जनरेट कर रहा है। एक डिफरेंस है छोटा सा, इसमें एंटीबॉडी एक्टिव इम्यूनिटी में कौन कर रहा है, हमारी ह्यूमन बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, और इसमें क्या है, हम बाहर से इंजेक्ट करवा रहे हैं एंटीबॉडीज को। बस इतना सा एक सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में, कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है बच्चा जी, इसमें हो रहा है एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस करेगा बॉडी, और उसमें पैसिव में क्या होगा, एंटीबॉडीज जो है वो रेडीमेड मतलब बाहर से इंजेक्ट करी जा रही है। सिंपल कहानी का समझ में आ गई। आगे चलें, आगे चलते हैं, एंटीबॉडीज के बारे में देख लेते हैं। बहुत देर होगी एंटीबॉडी एंटीबॉडी चिल्लाते हुए। एंटीबॉडी क्या होता है देख लें क्या है, ये कौन सी खेत की मूली है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का सबसे पहले स्ट्रक्चर अपने देख लो। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, राइट। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वाई शेप्ड, वाई स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। ठीक है, वाई स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, वाई शेप लग रहा है ना। ठीक है, दूसरी एक ये तो हो गई एक चीज, वाई स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा एंटीबॉडीज जो है इसमें 4 चेन्स होती हैं। ये देखो 4 चेन कौन सी, ये 1 दिख रही है, ये 2 दिख रही है, ये 3 दिख रही है, ये 4 दिख रही है, लेकिन सब में अंतर क्या है, टोटल क्या है, 4 चेन्स हैं, लेकिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से आप अंतर देखो, 2 लंबी हैं, ये वाली कितनी लॉन्ग है और ये वाली कितनी शॉर्ट है। तो 2 तो क्या है, हैवी चेन्स, और 2 हैं लाइट चेन्स, इसलिए एंटीबॉडी को हम H2L2 भी लिखते हैं। H का मतलब हैवी, हैवी क्या, हैवी चेन पॉलीपेप्टाइड की, और L का मतलब लाइट चेन। ठीक है, 2 लाइट चेन्स हैं और 2 हैवी चेन्स है, इसलिए इसको H2L2 से रिप्रेजेंट भी हम एंटीबॉडीज को कर देते हैं। एक चीज ये समझ में आ गया, वाई स्ट्रक्चर है, H2L2 है। उसके अलावा स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बनी हुई हैं, दिख भी रही हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर में ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स दिखा भी रखी हैं लेबलिंग के साथ। यहाँ पर आके एंटीजन जो है वो पैथोजन का बाइंड करेगा। ठीक है, ये उसके लिए जगह रख रखी है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एक चीज। उसके अलावा ये जो हैवी या लाइट चेन्स जो है आपस में कनेक्टेड या आपस में कैसे है, विद इन द डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने हुए हैं इसमें। ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिख रहे हैं, बीच बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने हुए हैं आपस में कनेक्ट, जिससे वाई शेप बना हुआ है। सारे कैरेक्टर समझ में आ गए। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्युलिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन भी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन शॉर्ट में बोलूं तो IG। अभी इम्यूनोग्लोब्युलिन भी 4 टाइप का होता है, इम्यूनोग्लोब्युलिन भी 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा,
कौन कौन सा होता है बच्चा जी? इम्यूनोग्लोबुलिन 4 टाइप का कौन कौन सा होता है? ए होता है, ई होता है, जी होता है ना? ए होता है, ई होता है, जी होता है, और कौन सा होता है 4 टाइप में से? एक होता है एम। ठीक है, 4 टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है हमारे पास। तो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, और 4 टाइप का होता है। स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन के टाइम पे स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है और उस पर एक्ट करता है। जैसे एलर्जी हो गई तो आईजीजी आ गया, कोलोस्ट्रम मिल्क में आईजीए होता है, मतलब अलग अलग टाइप में अलग अलग एंटीबॉडीज होते हैं। अब कुछ पॉइंट वाइज देख लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन। एंटीबॉडी जो मैंने बताया वही इसमें लिख रखा है, ठीक है जी। एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड आर ऑफ द 4 टाइप्स, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी। ठीक है, ये गलती से नहीं जी बड़ा कर दिया, ऐसे ही लिखा जाता है। एन एंटीबॉडी हैज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ये अभी देख लिया। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 आर द लॉन्ग जिसको हैवी चेन्स बोल रहे हैं एच, व्हाइल द अदर 2 आर द शॉर्ट जिसको लाइट चेन्स बोल रहे हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है H2L2। ठीक है, यहां तक हो गया। IgG की बात करूं, IgG इज द मोस्ट प्रेवेलेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड फॉलोड बाय IgA, IgM। तो IgG सबसे ज्यादा स्प्रेडेड, वाइड स्प्रेडेड होता है हमारे ब्लड में, एक चीज। IgA की बात करूं, IgA जो है वो प्रेजेंट होता है, IgA की अगर मैं बात करूं, IgA इज प्रेजेंट इन द ब्रीस्ट मिल्क कोलोस्ट्रम, जो मदर का आफ्टर पार्चुरेशन 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसके कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है? पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें लिखा भी था एग्जांपल में, अभी एक एग्जांपल में देखा था। पैसिव इम्यूनिटी में देखो क्या है, एंटीबॉडीज दियर मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, आगे चलें। कहां गया? ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट क्लियर है। ठीक है बच्चा जी, आगे चलें। चलो आगे आगे देखिए, अब टर्म्स कुछ देख लीजिए। अभी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टर्म का यूज हो रहा था, सुना हुआ है ये टर्म, ठीक है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, कई बार तो इंटरचेंजेबली भी यूज कर लिया जाता है दोनों टर्म्स को। दोनों में अंतर क्या है समझना मेरे शेरों। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? वैक्सीनेशन प्रोसेस है कोई वीक पैथोजन का इंजेक्शन करवाना, इंजेक्ट करवा देना हमारी ह्यूमन बॉडी में। वैक्सीनेशन क्या है कि किसी पैथोजन को, किसी स्पेसिफिक एंटीजन को, वीक एंटीजन्स को हमारे अंदर इंजेक्ट करवाना। दिस प्रोसेस इज नोन एज द वैक्सीनेशन। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं हम ये? हमारी बॉडी एक ऐसा रिस्पॉन्स शो करती है। हमारी बॉडी कैसे चलती है? कोई भी पैथोजन हमें जब अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा हाथ खड़े करके पीछे पड़ जाता है उसके, है ना, मतलब एकदम पीछे पड़ जाता है उसके, कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाता है उसके हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब लेकिन जैसे ही पैथोजन फर्स्ट टाइम कोई आया है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सेल्स, लिम्फोसाइट्स, जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे फाइट करना स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहली बार आया पैथोजन, उसका स्वागत किया है प्राइमरी रिस्पॉन्स से, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है, वीक होता है। ठीक है, मतलब मान लो कोई पैथोजन आया, अगर वो उसका सिम्टम है फीवर, तो हो सकता है तुम्हें 10 दिन तक फीवर रहे, लेकिन वही पैथोजन दोबारा आ गया 1 साल बाद, 2 साल बाद, उस टाइम पे क्या होगा? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, इतने हम भी नहीं है, वो मेमोरी रखता है, याद रखता है, भूलता नहीं है। एक बार किसी की शक्ल देख ले तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी की शक्ल नहीं, एक बार देख ले तो भूलेगा नहीं, वो मेमोरी रखता है। अब दोबारा से वो पैथोजन 2-3 साल बाद आ गया तो फिर वो जो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं बोलेंगे, मेहमान दूसरी बार आया है, अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे। और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बच्चा जी ज्यादा इंटेंसिटी का होता है। बात समझ में आ रही है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। किसके लिए? पैथोजन के लिए। पहले अगर 10 दिन बुखार रहा था तो अब हो सकता है 2 दिन में खत्म हो जाए, बुखार आए ही ना। ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। बिल्कुल यही मेमोरी के बेस के प्रोसेस पे ही हम ये प्रोसेस करते हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, उसी को मद्देनजर रखते हुए। अब मैंने क्या बताया, वैक्सीनेशन में हम वीक पैथोजेंस को इंसर्ट करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसके अगेंस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है? प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर एक्चुअली इंफेक्शन होता है उस पैथोजन का तो फिर हमारी बॉडी अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी जो कि हाई इंटेंसिटी का होगा और हमें कुछ नहीं होगा। इसलिए पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है कि पोलियो का इंफेक्शन जब एक्चुअल में होगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी हमारी बॉडी और हमें पोलियो से इफेक्ट नहीं होगा या कम इफेक्शन होगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए इसको वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन में क्या है? कोविड की वैक्सीन दी गई,
आपने देखा होगा उसके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे कुछ कुछ, है ना, किसी की बाजू दर्द हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था कोविशील्ड लेके या कोवैक्सीन लेके। अब उसमें क्या हो रहा था, वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन प्रोसेस में हम कोविड का वैक्सीन दे रहे हैं, मतलब पैथोजन दे रहे हैं कोविड का ही, लेकिन वीक पैथोजन दे रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी क्या है उसके अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करे। ठीक है, अब प्राइमरी रिस्पॉन्स शो कर दिया तो मेमोरी जनरेट हो गई। अब दोबारा हमें अगर कोरोना होगा, कोविड वैक्सीन कोई भी वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा वो डिजीज हो नहीं सकती, होगी होगी तो उसमें उतना ज्यादा सीवियर कंडीशन में आप नहीं जाओगे, उसको रिकवर कर लोगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगा। आई होप जितनी भी राम कहानी मैंने बताई समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लें, बातें काफी हो गई। वैक्सीन, है ना, वैक्सीन का क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन और प्रोटीन्स, जिसको वैक्सीन बोलते हैं हम, इनटू अ पर्सन टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। कहानी समझ में आ गई। ये इसकी पीछे की पूरी की कहानी क्या है, मेमोरी के रिस्पॉन्स पे डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस, कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करवा दे ह्यूमन बॉडी में, ताकि एक्चुअल इंफेक्शन जब हो तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करे, जो हाई इंटेंसिटी का और डिजीज से हम इफेक्ट उतने ना हो। एक और टर्म आती है इम्यूनाइजेशन। ये क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन का मतलब इंजेक्ट करना वीकेंड पैथोजन का, उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। उसके बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है हमारा बॉडी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी बढ़ गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वैक्सीनेशन जो है वो ही इम्यूनाइजेशन करवाता है एक टाइम गैप के बाद। हमने वैक्सीन आज दी तो उससे इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं हम, वैक्सीन इंसर्ट करवा के क्या करवा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, इम्यूनाइजेशन देखें, इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चा, एंड डेवलप्स द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन ड्यूरिंग द एक्चुअल इंफेक्शन, जिसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि हाई इंटेंसिटी का होगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा क्या होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है। ठीक है जी, हाई इंटेंसिटी। और जबकि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है, कहां गया, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो कैसे होता है, हमेशा लो इंटेंसिटी का होता है, इसलिए हम, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद होता क्या है, उसके बाद मेमोरी जनरेट हो जाती है भी, उसको याद रखता है ये हमारा इम्यून सिस्टम, है ना, इसलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब देख लीजिए, लास्ट में एक लाइन लिखी थी मैंने फिर भी, वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स द इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ टाइम गैप। तो वैक्सीन देखे हम इम्यूनाइजेशन ही दे रहे हैं। क्या इतनी कहानी क्लियर है बच्चा पार्टी, क्या इतनी कहानी क्लियर है। आगे चलें, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, मेमोरी के बेस्ड पे कैसे चल रहा है, क्या इतनी कहानी समझ में आ गई। और अब वैक्सीन तो वैसे आपको पता ही बहुत सारी बना भी दी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने देखा था बायोटेक में, उस आरडीटी मेथड से क्या है बहुत सारी वैक्सीन हम बना चुके हैं। अब जैसे कि हेपेटाइटिस बी की भी बनाई है ईस्ट से, तो इस टाइप से काफी सारी वैक्सीन बना दी है जिससे हम इम्यूनाइजेशन देते हैं ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है पूरा समझ में आ गया, प्राइमरी रिस्पॉन्स देन सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे चलें, चलिए ये देखिए, vaccination and immunization are based on the property called memory of the immune system। ठीक है, इसके अलावा वैक्सीन करता क्या है, वैक्सीन जनरेट करवाता है मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स को। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है, मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड प्रोड्यूस एन इंटेंस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जब एक्चुअल इंफेक्शन होगा। ठीक है, उसके लिए किया जा रहा है मेमोरी। इफ अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज नीडेड, मान लो लोहा लग गया, सांप खा गया, अब तब वैक्सीन तो नहीं दी जाएगी, वैक्सीन दी जा रही है कोविड ना हो, कोविड होने के बाद वैक्सीन ठोकने से कोई मतलब नहीं है। क्या कहानी समझ में आ गई, मतलब वैक्सीन दी जा रही है, अभी बीमारी है नहीं, फ्यूचर में ना हो, अब हो गई, अगर हो गई तो तब तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, हमें तुरंत ठीक होना चाहिए, 2 दिन में 4 दिन में, वरना जान गई। उसमें क्या होता है, जैसे कि टेटनस का इंफेक्शन हो गया, सांप काट गया, तो उसमें क्या होता है, जो प्री फॉर्म्ड है ना, परफॉर्म्ड लिख दिया इसमें, प्री फॉर्म्ड जो है पहले की बनी हुई एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होती है, जिसको एंटीटॉक्सिन भी बोल सकते हैं, उसको इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट में, एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। वही बात आ गई, उसमें लिखा था रेडीमेड जो है, बाहर की बनी हुई पहले की एंटीबॉडीज हमने डायरेक्ट इंजेक्ट कर, इसमें ह्यूमन बॉडी नहीं जनरेट कर रही, इसमें क्या हमने बाहर से इंजेक्शन के थ्रू या कैसे भी टैबलेट के थ्रू अंदर इंजेक्ट करवा दिए ह्यूमन बॉडी में, तो ये क्या पैसिव इम्यूनाइजेशन है एक टाइप का। ठीक है, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन
बनाई जैसे ईस्ट से, तो लार्ज स्केल पे इंसुलिन मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वैसी वैक्सीन भी बनाई है हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या बच्चा जी इतनी कहानी क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास एलर्जी। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। जलपान कर लिया जाए, जरा थोड़ा सा जलपान कर लिया जाए। हाँ जी, एलर्जी नाम तो सुना ही होगा। एलर्जी क्या होता है? हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है एक टाइप का इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारा इम्यून सिस्टम कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो कर दे, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करे एकदम से किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। जिससे एलर्जी होती है, जिसके अगेंस्ट ये शो किया जा रहा है, उसको हम एलर्जन बोलते हैं। कहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जन बोलते हैं। जिसके अगेंस्ट पे ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो हो रहा है, उस एजेंट को क्या बोलते हैं हम? एलर्जन। वो एजेंट कुछ भी हो सकता है पोलन ग्रेन हो, एनिमल डेंडर हो, डस्ट हो, फेदर हो, ड्रग्स हो, पेनिसिलिन हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। एलर्जी होने को तो कनक के दाने से भी एलर्जी हो जाती है, टेस्ट होता है ना उसका, टीजीटी करके टेस्ट होता है, कनक के दाने से भी एलर्जी, गेहूं से भी हो जाती है होने वालों को। तो वही है, उसको बोलते हैं एलर्जी। जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस चीज के कॉन्टेक्ट में आते ही बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव और ड्रास्टिक जो है वो चेंजेस शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। अब वो जिससे होता है उसको बोलते हैं एलर्जन। अब एंटीबॉडी जो आईजीई है, आईजी 4 में से आईजीई टाइप की जो है, आईजीई एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है इन द रिस्पॉन्स टू एलर्जन। जब एलर्जी होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम किस टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है? आईजीई। ई से एलर्जी, ई से आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब ई से एलर्जी नहीं होता, ए से होता है, लेकिन आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, एलर्जी में ई से आईजीई टाइप की एंटीबॉडीज जो है वो रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। इसका कोज क्या है? केमिकल्स लाइक हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन जो है वो रिलीज होते हैं मास्ट सेल से। मास्ट सेल मतलब इम्यून सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। इम्यून सेल्स क्या करते हैं? हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करता है हमारा इम्यून सिस्टम। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या इतनी कहानी क्लियर है? आगे चला जाए, आगे चला जाए। अब एलर्जी में होता क्या, ये तो आपको सबको पता ही है ना। एलर्जी में होता क्या क्या है ये तो हमें पता ही है सबको। स्नीजिंग होगी, है ना, छींक वीक आती है, और क्या होता है? वीपिंग आईज हो सकती हैं वो, या फिर वोटरी आईज, सिंपल भाषा में बोलूं तो वोटरी आईज हो सकती हैं, है ना, इस टाइप का हो सकता है। स्किन पे एलर्जी है तो रैशेस भी हो सकते हैं, है ना, रेड हो सकती है। तो मतलब इस टाइप के जो है, रनिंग नोज हो सकता है अगर कॉमन कोल्ड उस टाइप की है। तो इसमें क्या है, जो ड्रग्स होते हैं जैसे एंटी हिस्टामिन्स वगैरह जो होते हैं वो दिए जाते हैं, जिससे रेड्यूस हो जाता है इसका एलर्जी का रिस्पॉन्स जो होता है वो रेड्यूस हो जाता है, क्योंकि हिस्टामिन सेरोटोनिन से रिलीज हो रहे हैं, जिनके कारण ये रिस्पॉन्स हो रहा है। तो एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं इसमें। ठीक है। बाकी पता है क्या है बच्चा जी, आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं हम। हर चीज से एलर्जी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। हमारा खान पान ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल इस टाइप का है कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं हर चीज के लिए। तो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस हमें किसी भी चीज से शो हो जाते हैं। आगे चला जाए, आगे चला जाए। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है, आगे क्या दे रखा है हमने? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को पढ़ना है हमें। उससे पहले एक हल्का सा छोटा सा एक और है, ऑटो इम्यूनिटी नाम की टर्म आप देखेंगे एनसीईआरटी में। ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ऑटो में बैठ के इम्यूनिटी गई नहीं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जब सेल, ये एक टाइप का एक्चुअली में एबनॉर्मेलिटी है मान लो। इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सेल्स होते हैं, वो अपने ही सेल को पहचान नहीं पाते कि खुद का कौन सा है, पराया कौन सा है। खुद के सेल्स को भी मारना चालू कर देते हैं। उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। एक एग्जाम्पल इसका जरूर याद रख लीजिएगा, एडिसन्स डिजीज आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। सेल्फ सेल्स को ही काटना चालू कर देते हैं ये, ठीक है। ये आपके एग्जांपल दे रखा है। एक और एग्जांपल दे रखा है, दैट इज रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस। रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी जब खुद के
सेल्स को ही मतलब घर का बेदी लंका ढाई, ये बिल्कुल वैसा है, खुद को ही अटैक कर रहा है, खुद की बॉडी को ही हमारे सेल्स जो हैं वो डैमेज पहुंचाने लग जाएं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसमें एडिसन्स डिजीज एक याद कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आगे चलते हैं, अब आते हैं इम्यून सिस्टम पे। अभी तक तो हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, वो इम्यूनिटी करता कौन है, सेल्स बताए। ये सारे के सारे सेल्स पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ढांचा है जो कि ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अब इस इम्यूनिटी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हिस्सा लेते हैं, वो देखने की जरूरत है। कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करें तो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, इम्यून सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स वगैरह, और लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। ये चार कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सर्कुलेटरी जैसे सिस्टम क्या होता है, आर्टरीज से मिलकर बनता है, वेन्स, हार्ट होते हैं, वेंट्रिकल, एट्रिया, ये सब होते हैं उसमें। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो किडनी, नेफ्रॉन्स, है ना, ग्लोमेरुलस, तो इस टाइप के ये सब क्या है, कंपोनेंट्स हैं उसके। इसी टाइप से इम्यून सिस्टम के ये चार कंपोनेंट्स है जिससे मिलकर इम्यून सिस्टम बना और इम्यूनिटी हमारे अंदर जनरेट करता है डिफरेंट पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, अब वन बाय वन अगर इसको थोड़ा सा हम देख लें, लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें हम, ठीक है, क्योंकि बाकी एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स के बारे में तो कुछ कुछ हमने देखा ही। लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं ये भी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा जी, दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अच्छा, अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और इसको मैं LO लिख देता हूं ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या अंतर है। लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं, इतना तो समझ में आ रहा है, ऑर्गन है ये, जैसे किडनी, हार्ट होता है, वैसे ये भी कोई ऑर्गन है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होते, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर होते हैं। यहां मैं सिंपल भाषा में बोलूं, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स वो वैसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पे जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, या फिर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होते हैं, मैं सीधी भाषा में बोलूं तो लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होने के बाद वो इमैच्योर होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब इमैच्योर लिम्फोसाइट से एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मतलब पहले एंटीजन के, अब लिम्फोसाइट्स का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वो एंटीजन के खिलाफ ही नहीं है काम कर रहा। कोई बाहर से पैथोजन आ गया, वो एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है जो हमें हार्म कर रहा है, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट सेंसिटिविटी ही नहीं शो कर रहा, उसको खत्म ही करने की कोशिश नहीं कर रहा हमारा लिम्फोसाइट, तो किसी काम का नहीं है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स को मैच्योर बनाते हैं। मैच्योर का मतलब एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो जो ऑर्गन्स ये काम करते हैं उसको हम रखते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की कैटेगरी में, जिसमें दो ऑर्गन्स हम देखेंगे। दो ऑर्गन्स आते हैं, सुने हुए हैं लेकिन कभी पता ही दिमाग नहीं लगाया क्या होता है। एक तो बोन मैरो और एक थाइमस। ये दोनों जो हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों बोन मैरो एंड थाइमस बोथ आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होते हैं और इमैच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिसमें दो पढ़ेंगे, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो गए, लिम्फोसाइट्स अब एंटीजन सेंसिटिव हो गए, लिम्फोसाइट्स कि वो साइट्स, वो ऑर्गन्स जहां पे लिम्फोसाइट्स एंटीजन से क्या करते हैं, दो दो हाथ करते हैं, लड़ाई करते हैं, है ना। ये हल्दी घाटी का मैदान, ये वो मैदान है, कुरुक्षेत्र है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो कुरुक्षेत्र है, जहां पे ये लिम्फोसाइट्स जो है वो लड़ाइयां करेंगे, किसके साथ, किसी पैथोजन के एंटीजन के साथ जो बाहर से एंटर कर रहा है। तो ये वो साइट्स हैं जहां पे क्या होगा, लड़ाइयां होगी, किसके बीच में, लिम्फोसाइट्स और एक्सटर्नल एंटीजन्स के साथ में। क्या इतनी कहानी क्लियर है? तो इसमें भी हम दो तीन पढ़ेंगे। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करें लिम्फोइड ऑर्गन। आगे चलिए, सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट, जैसा कि मैंने बताया, एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव। ठीक है, एंटीजन सेंसिटिव होते हैं एक चीज। एग्जांपल, बोन मैरो, बोन मैरो इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एंड थाइमस are called the primary lymphoid organs where immature lymphocytes
डिफरेंशिएट इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, देख लो, आंखों में एकदम पिक्चर क्लिक कर लो। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बोन मैरो आ गया और कौन सा आ गया हमारे पास, थाइमस आ गया। ठीक है, अब बोन मैरो एंड थाइमस के बारे में भी दो दो बातें देख लें तो अच्छा लग जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए, सबसे पहले बोन मैरो। बोन मैरो की अगर मैं बात करूं, देखो बोन मैरो तो वैसे तो हमारे अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, सारे के सारे प्रोड्यूस कहां पे होते हैं, बोन मैरो, यही हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, इट इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट। सारे के सारे ब्लड, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी होता है, सबका सब बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है, इंक्लूडिंग आर लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून सेल्स हैं। बोन मैरो प्रोवाइड्स द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। कौन से, बी। तो बोन मैरो में कौन से लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कहां बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, और एंटीजन स्पेसिमेन स्पेसिफिक होते हैं, है ना, एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स ही क्या करते थे, हमने देखा था दो टाइप के, जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखी तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वही तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। किसके एंटीजन के खिलाफ, पैथोजन के एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे थे, टी हेल्पर सेल्स बोल रहे थे उसको, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प कर रहे हैं। बी लिम्फोसाइट्स को ही तो बी सेल भी बोलते हैं, है ना, बी सेल भी बोलते हैं। और टी सेल जो होते हैं वो बी सेल की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। ये तो हो गया बोन मैरो। दूसरा ये थाइमस। थाइमस क्या है, थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन, हार्ट के पास होता है, हमारे दिल के करीब होता है, एक लोब्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, उम्र के साथ छोटा भी होता रहता है, शुरुआत में तो बड़ा होता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो थाइमस जो है वो ग्लैंड, थाइमस ऑर्गन छोटा भी होता रहता है ना। तो लोब्ड ऑर्गन होता है, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, इट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट reduces with the एज। ठीक है, एज के साथ छोटा होता रहता है। इट प्रोवाइड्स द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी से थाइमस, टी से टी लिम्फोसाइट, तो इसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल जिसको बोलते हैं, हेल्पर टी सेल, है ना, हेल्पर टी सेल। तो टी सेल्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं और एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं, थाइमस में। टी लिम्फोसाइट्स कहां पे बनता है, थाइमस में। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में। क्या इतनी कहानी क्लियर है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के दोनों ऑर्गन क्लियर है बच्चा जी, पक्का? शेरों गलत तो नहीं करोगे? अब आगे चलें, आगे चलो। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं। आफ्टर द मैच्यूरेशन लिम्फोसाइट्स माइग्रेट होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। मैंने बताया ना, यहाँ पे ये मतलब कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे लड़ाइयां होंगी। ठीक है, द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद द एंटीजन एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। इंटरेक्ट क्या, लड़ाई करेगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट पे जोड़ेगा और उसको रेड्यूस करेगा, उसका इफेक्ट रेड्यूस करेगा कि पैथोजन से बचा सके शरीर को। एग्जांपल, इसमें कौन कौन से ऑर्गन हमें पढ़ने हैं, देखते जाना। पहला स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अलावा अपेंडिक्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। नाम याद रखना बच्चा जी, नाम याद रखना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन आ रहा है? ठीक है, कौन कौन आ रहा है? स्प्लीन आ रहा है, एस। ठीक है, लिम्फ नोड आ रहे हैं, एल आ रहा है, टॉन्सिल्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा पेयर्स पैचेस आ रहे हैं, उसके अलावा अपेंडिक्स आ रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? इसको कैसे भी आप याद रख सकते हैं, स्लैप के नाम से भी चाहे याद कर सकते हैं, स्लैप्ड भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे भी ट्रिक बना के याद कर लेना। ये 5 के 5 नाम याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कौन कौन से? स्प्लीन, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स। पी से क्या है? पेनक्रियाज नहीं है। पी से क्या है? पेयर्स पैचेस है स्मॉल इंटेस्टाइन के। और टी से टॉन्सिल्स। ये पांचों के पांचों किस कैटेगरी में रखे हैं हमने? ये रखे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जहां पे दो दो हाथ होंगे लिम्फोसाइट्स और एंटीजेंस के बीच में। ठीक है, आगे चलें एक बाय एक करके। सबसे पहले स्प्लीन। स्प्लीन देखें, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोल दिया जाता है ना, क्योंकि आरबीसी 120 दिन की लाइफ स्पैन पूरी करने के बाद यहीं पे जाके खत्म होती है। इट इज द लार्ज बीन शेप्ड, राजमा की तरह, ऑर्गन एंड कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या होते हैं? ये भी एक टाइप के सेल्स होते हैं जो कि
पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन या सामने वाले पैथोजन को एनगल्फ करने की कैपेसिटी दिखाते हैं। जो सेल किसी और को निगल सके उस टाइप के सेल को फैगोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, और जो पी सके उसे पिनोसाइट्स बोलते हैं। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एज अ ब्लड फिल्टर के काम करता है स्प्लीन। इट हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी की बात हो रही है। तो ये तो बात हो गई स्प्लीन की। अगला ऑर्गन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की बात करूं, दीज आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, नाम से पता लग रहा है नोड, गांठे हैं जगह जगह पे शरीर पे, पूरे के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ये, और इम्यून सिस्टम में भी रिस्पॉन्स करता है, इम्यून सिस्टम का भी कंपोनेंट है, इसलिए इसमें भी पढ़ रहे हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम का भी पार्ट है ना। दीज आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। They trap the microorganism or other antigen that enter the lymph and tissue fluid। तो हमारा जो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ फ्लूइड जो होता है वहां पे एंटीजेंस को ट्रैप करता है ये, ठीक है ना। Antigens trapped in the lymph nodes activate lymphocytes and produce the immune response। तो एंटी मतलब क्या है, ये ऐसी ऐसी गांठें जगह जगह पे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में है। आपको पता होगा लिम्फ क्या होता है, फ्लूइड होता है ना, जो कि ड्रेन आउट वगैरह हमारे शरीर में हो जाता है, उसको क्या इकट्ठा करता है और दोबारा ब्लड स्ट्रीम्स में भेज देता है, उसको लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं। जगह जगह पे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं और उसके बाद लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं सिग्नल भेज के, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सके लिम्फोसाइट्स उस एंटीजन के साथ, और उस एंटीजन का जो है रेड्यूस कर सके इफेक्ट, ठीक है। आगे चलें, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया। आगे देख लीजिए एक और, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, ठीक है। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का मतलब इट इज फॉर्म्ड ऑफ मासेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू लाइनिंग द म्यूकोजा ऑफ म्यूकस लेयर को बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स। 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द माल्ट। ये फैक्ट याद रखना है बच्चा जी। 50% के लगभग जो है लिम्फोइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी में माल्ट से बने हुए हैं, ठीक है। माल्ट का मतलब क्या है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चा जी? एकदम इम्यूनिटी क्लियर है पूरा। आगे चला जाए, हमारा इम्यूनिटी सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छे से वन वन करके हमने कर लिया पॉइंट वाइज। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, ये पिक्चर भी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी की पिक्चर है ये, है ना। एनसीईआरटी में ये लिम्फ नोड्स दिखा रखे हैं जगह जगह पे, है ना। थाइमस ग्लैंड दिखा रखी है, ये ब्रिस्ट बोन के जस्ट बैक हार्ट के पास थाइमस ग्लैंड, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो की है, और लिम्फेटिक वेसल्स दिखा रखी है पूरे में, है ना। ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। आगे चला जाए, ठीक है। इम्यूनिटी हो चुका है। अब हमने प्रीवियस सेशन में जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज की थी, मैंने कहा था नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हम सेकंड सेशन में करेंगे, और ये सेकंड सेशन चल रहा है। इम्यूनिटी हम कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। 2 मेजर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हमारे सिलेबस में है, जो अच्छे से करनी है, क्वेश्चन पक्का आ जाता है उसमें से। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का हमें देखना है उसमें, ठीक है बच्चा जी। आपके बोर्ड में भी हेल्पफुल रहेगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पक्का क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे 2 डिजीज कौन सी है, एक तो एड्स और एक है कैंसर, ठीक है। 2 मेजर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो हमें पढ़नी है। तो मैं जरा जलपान कर लूं और फिर शुरू करते हैं हम अपनी डिजीज को। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड फर्स्ट डिजीज नॉन इन्फेक्शियस, 2 ही मेजर डिजीज हैं, एक एड्स और एक कैंसर है। सबसे पहले एड्स को देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, आधे मेरे शेरों को तो यही नहीं पता होगा एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, भूल जाते हैं, है ना, कुछ और ही लिख देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाम से पता लग रहा है। सिंड्रोम का मतलब क्या, देखो एक एक वर्ड का मतलब है। एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो जो है हमारी जो इम्यूनिटी है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब यह है कि इम्यून सेल्स जो हैं, इम्यून सेल्स का मतलब लिम्फोसाइट्स, उसमें भी पर्टिकुलरली टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स की अमाउंट जब कम हो जाती है उसको हम एड्स की कैटेगरी में रखते हैं।
क्या इसके एड्स डिजीज में अल्टीमेटली होता क्या है, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है। अब उसकी अमाउंट डिक्रीज होगी तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई, उसकी डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए इसका नाम रख रखा है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। डिजीज नहीं बोल रहे हैं इसको, सिंड्रोम बोल रहे हैं। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बच्चा जी? सिंड्रोम का मतलब, एक तो डिजीज होती है कि सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब यह है जब कोई एक पर्टिकुलर डिजीज बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को एक साथ इफेक्ट करे। जैसे कि ये एड्स जो एक डिजीज हुई वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट कर रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को, हर सिस्टम को, ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है। जब इतने सारे ऑर्गन्स को एक डिजीज इफेक्ट करे तो उसको फिर डिजीज नहीं बोलते, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सिंड्रोम। कहानी समझ में आई? इसका नामकरण क्यों कर रखा है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को एड्स क्यों बोल रहे हैं? एड्स की फुल फॉर्म ये ही क्यों रखी है? सिंड्रोम का मतलब समझ में आ गया, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास में, इतिहास के पन्ने पलटो। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए, पहली बार यूएसए में रिपोर्ट किया गया एड्स को 1981 में। और उसके बाद तो अब लगभग लास्ट के पिछले 25 सालों में लगभग कितने 25 मिलियन लोग इसके कारण मर गए हैं, डेथ हो गई है एड्स के कारण। ठीक है, ये डेटा है कुछ। इसके अलावा इट इज कोज्ड बाय द, ये किसके कारण होता है, इसका पैथोजन क्या है? पैथोजन मैंने आपको बताया ही था, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। इसका पैथोजन क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसका पैथोजन क्या है? एक वायरल डिजीज है, ये वायरस करता है कौन? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी नाम का वायरस जो है, एचआईवी वायरस जो है वो ये एड्स डिजीज कोज करता है। ठीक है, एक दो पॉइंट एचआईवी के बारे में। एचआईवी बिलोंग्स टू द ग्रुप रेट्रोवायरस। एक एक वर्ड समझने वाली है, देखो बच्चा जी, इसमें एचआईवी जो है वो रेट्रोवायरस बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस उस टाइप, वो टाइप के वायरस होते हैं जिनमें क्या होता है, आरएनए जो है एज अ जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? जिसमें आरएनए एज अ जेनेटिक जीनोमिक मटेरियल हो, आरएनए एज अ जीनोमिक मटेरियल हो। या फिर सिंपल भाषा में बोलूं, आपने सेंट्रल डोगमा जरूर पढ़ा होगा, उसमें क्या कर रहे थे? सेंट्रल डोगमा में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक बोल रहा हूं ना? डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ये रेट्रोवायरसेस होते हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहानी समझ में आ रही है? ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब इसमें आरएनए एज अ जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट ये अपने आरएनए से वायरल डीएनए बनाता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो उस टाइप के वायरसेस को रेट्रोवायरस बोलते हैं, और एचआईवी जो है वो एक टाइप का रेट्रोवायरस है। इसका मतलब ये ह्यूमन बॉडी में जाके क्या करेगा? अपने आरएनए से डीएनए बनाएगा। ठीक है, आगे चलिए। इट हैज, एचआईवी के बारे में जो मैंने बोला वही लिख रखा है, इट हैज आरएनए जीनोम एनक्लोज्ड इन एन एनवेलप। ठीक है, आरएनए का जीनोम होता है, इसका पूरा एनवेलप होता है, प्रोटीन कोट होता है। वायरस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा प्रोटीन कोट होता है, जिसके अंदर इसका आरएनए का कोर होता है। ठीक है, अगर इस टाइप का वायरस का स्ट्रक्चर में रफली बनाऊं तो अंदर इस टाइप से क्या होता है? आरएनए का कोर होता है, और बाहर का जो है वो उसका प्रोटीन का कोट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी अकर्स थ्रू द फॉलोइंग वेज। एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक एक पॉइंट को देखिएगा। बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से कोई सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल पार्टनर हो आपस में, और एक पार्टनर जो है वो एचआईवी इन्फेक्टेड है, उसके कारण हो सकता है। उसके अलावा बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। कंटेमिनेटेड ब्लड हो गया, मान लो शेविंग वगैरह करते टाइम जो है सेम ब्लेड से शेविंग चल रही है, किसी के कट लगा, वही ब्लड के जो है स्टेन्स किसी और के ब्लड वो ब्लेड को यूज कर लिया गया, तो वैसे भी अलग हो सकता है। बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स। ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज। प्लेसेंटा के थ्रू, अगर मदर इफेक्टेड है तो चाइल्ड को भी हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। इट इज नो, अब देखो कुछ मिथ्स भी होते हैं,
उस मिथ्स के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, इट इज नॉट स्प्रेड बाय मोर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। टच करने से कभी भी एड्स जो है वो स्प्रेड नहीं होता है। इट इज ओनली स्प्रेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही ये क्या होता है, वो म्यूकस हो सकता है या सीमन हो सकता है, कि सेक्सुअल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो किसी भी टाइप का बॉडी फ्लूइड जो है उसके थ्रू जो है ये स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड पर्सन्स शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको फैमिली या कहीं पे आइसोलेटेड कमरे में बंद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शियस टाइप की डिजीज नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ रहे हैं। आगे चलें, अब देखिए इसके आगे अगर हम देखें हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, किन किन लोगों को ज्यादा रिस्क है जिन एड्स होने का। ठीक है, सस्केप्टिबल ज्यादा कौन हो सकते हैं, किन किन आदतों के कारण ज्यादा रिस्क रहते हैं। दोज हैविंग द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जो ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके होते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, उनको ज्यादा क्या है रिस्क रहता है एड्स से इफेक्ट होने का। ड्रग्स लाइक टेकिंग ड्रग्स एडिक्ट टेकिंग फ्रॉम द ड्रग्स इंट्रावेनसली। ठीक है, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, है ना, जो इंडिविजुअल्स को रिपीटेड ब्लड, जैसे कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं ब्लड पेशेंट, जैसे थैलेसीमिक पेशेंट्स हो गए या डायलिसिस वाले पेशेंट्स हो गए, इनको क्या रेगुलर इनका ब्लड जो है वो चेंज होता रहता है ना, डेली का या हर 15 दिन में होना होता है। तो उस केस में भी कई बार हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड उसको चढ़ा दिया जाए गलती से, बाय मिस्टेक, तो उस केस में भी रिस्क रहता है। चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, मदर इन्फेक्टेड होगी तो उसके कारण भी। तो ये सब 4 केसेस अगर बात करूं तो इन 4 केसेस में हायर रिस्क रहता है एड्स का। ठीक है, HIV इन्फेक्शन का। डायग्नोसिस की बात करें, पता कैसे लगता है कि एड्स है या नहीं है, इसको डन किया जाता है एक टेस्ट से जिसका नाम है एलिजा टेस्ट, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। फुल फॉर्म इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, नाम से पता लग रहा है एंजाइम लिंक्ड, स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम जो है वो हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाए। हमारा जो ब्लड सैंपल है मान लो ले लिया, उसके बाद स्पेसिफिक टाइप का जो है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कराया, अगर वो एंटीबॉडी इस HIV के एंटीजन के साथ मैच हो गई और बाइंड करके कोई पर्टिकुलर टाइप का विजुअलाइजेशन या रिजल्ट दिखता है तो हम कह देते हैं कि पॉजिटिव हो सकता है, मे भी पॉजिटिव हो सकता है। वैसे तो कंफर्म तो वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट से किया जाता है एड्स को, बट फर्स्ट डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है HIV एलिजा टेस्ट से, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट किया जाता है एड्स को डायग्नोस के लिए एज ए डायग्नोसिस टेस्ट। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं, इन्फेक्शन का होना और सिम्टम्स का दिखना, इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। HIV का इन्फेक्शन होना और एड्स के सिम्टम्स को दिखना, इन दोनों के बीच में जो पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वो फ्यू मंथ्स भी हो सकते हैं, वो 10 साल भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी को HIV का इन्फेक्शन हो और 10 साल तक वो एज ए नॉर्मल लाइफ ही जिए, किसी को पता ना लगे, इनफैक्ट उसको भी ना पता लगे क्योंकि सिम्टम्स ही कोई शो नहीं हुए, तो ऐसा हो सकता है। वही लिख रखा है इंक्यूबेशन पीरियड जो है इट में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू द 5 to 10 ईयर्स। क्या इतनी कहानी क्लियर है एकदम? क्या इतनी कहानी क्लियर है? आगे चला जाए, आगे चला जाए। हाँ जी, तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एक डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एड्स का थ्योरेटिकल पोर्शन हमने काफी अच्छे से कर लिया। अब ये एनसीईआरटी के डायग्राम, ये क्या दे रखा है, लाइफ साइकिल दे रखी है एक्चुअली में, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। जैसे हमने उसकी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखी थी ना, ह्यूमंस के बीच में, मॉस्किटो के बीच में कैसे होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कोज करता है प्रोटोजोआन, वैसे ही ये HIV की क्या है, HIV की लाइफ साइकिल है। अब इसको देखने की जरूरत है, इसको समझिए, इसमें समझाना क्या चाह रहा है ये देखिए। जब ह्यूमन के अंदर एंटर कर गया किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, मदर के प्लेसेंटा के थ्रू, कैसे भी HIV वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, मान लो ये HIV वायरस है, ये अंदर इसके RNA का कोर है। ठीक है, ये HIV वायरस, ये इसके अंदर क्या है, RNA का कोर है। इतनी कहानी क्लियर है। जब ये हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर एक सेल्स होते हैं पर्टिकुलर टाइप के जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफाजिज। क्या बोलते हैं? मैक्रोफाजिज। ठीक है, मैक्रोफाजिज नाम के सेल्स होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, ये अंदर जब आता है HIV वायरस, ये HIV वायरस का आउटर, ये अंदर तो इसके HIV वायरस के क्या है, RNA का कोर है, बाहर क्या है, प्रोटीन का कोट है, और प्रोटीन के कोट जो है इसका, आप हायर स्टडीज में जब सेल सिग्नलिंग पढ़ोगे तो उसमें देखोगे इसके प्रोटीन के कोट के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर ये मैक्रोफाजिस के ऊपर होते हैं। ठीक है,
मैक्रोफाजेस के सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये एचआईवी वायरस को यहाँ पे बाइंड करवाते हैं। ये एचआईवी वायरस यहाँ पे बाइंड हो गया, ये जैसे ही बाइंड हुआ अंदर आया, अंदर क्या आया, इसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए, दिख रहा है, ये आरएनए वायरस का अंदर आ गया, एचआईवी वायरस का आरएनए अंदर आ चुका है। अब एचआईवी वायरस जो है एक रेट्रोवायरस है, मैंने बताया ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। तो ये जो एचआईवी वायरस है, ये एचआईवी वायरस क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दैट इज आरटी शो करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और क्या बना लेगा, डीएनए बना लेगा। क्या कहानी इतनी क्लियर है, ये डीएनए बना लेगा। अब ये जो डीएनए आप देख रहे होगे, ये डीएनए मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया है, क्या बनाया है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के क्या बना लेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा। पहले बनाया सिंगल स्ट्रैंडेड, फिर क्या बना लिया, डबल स्ट्रैंडेड। ध्यान से देखते रहना लाइफ साइकिल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया। ह्यूमन सेल है, हमारे अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो कोर जीनोम है, ये ह्यूमन सेल का ही तो एक सेल है मैक्रोफाज, इसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारा कोर जीनोमिक मटेरियल भी तो होगा, कोर डीएनए हमारे वाला। अब इसका जो ये डीएनए है, किसका, वायरस का जो डीएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ जो डीएनए है, ये क्या होगा, हमारे कोर जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट होगा और रेप्लिकेशन शो करेगा, रेप्लिकेशन शो करेगा, है ना। और उस रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन जब शो करेगा तो और सारे कई सारे क्या बनाएगा, न्यू वायरस बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, आरएनए तो बनते हैं दोबारा से, तो खूब सारे क्या बना देगा, दोबारा से वायरल आरएनए बना देगा उस वायरस का। सेल हमारा है, लेकिन ये क्या है कर रहा है, अल्टीमेटली अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ मिलके डीएनए को, किसके डीएनए को, वायरल के डीएनए को भी रेप्लिकेट और ट्रांसक्राइब कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारे वायरस के आरएनए बन रहे हैं, वायरल मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब ये वायरल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट साइट्स पे जाएंगे, ह्यूमन बॉडी में, ब्लड में घूमेंगे, और हमारे अदर जो लिम्फोसाइट्स हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये तो बन गए हमारा जो ये जो एचआईवी का जो ये है मॉलिक्यूल, जो एचआईवी वायरस जो है, ये यहाँ पे आया क्योंकि मैक्रोफाज के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इसी स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मान लो अगर ये टी लिम्फोसाइट है, टी सेल है, तो इसके ऊपर भी स्पेसिफिक टाइप के ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करेंगे, वायरल डीएनए घूमेंगे और टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर बाइंड करेंगे, टी लिम्फोसाइट पे बाइंड करके टी लिम्फोसाइट्स को, उसकी अमाउंट को डिक्रीज करवा देंगे, ठीक है, उसको खा जाएंगे, टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करेंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो एचआईवी वायरस है वो टी लिम्फोसाइट्स की अमाउंट डिक्रीज करवा रहा है, जिसके कारण अब टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो टी लिम्फोसाइट क्या करते थे, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते थे, वो हेल्प नहीं करेंगे तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा इनके एंटीजन के खिलाफ, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए एड्स का जो पेशेंट होता है उसको कॉमन कोल्ड भी हो जाए तो वो ठीक ही नहीं हो पाता कई बार, ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि वो छोटे से छोटे कोई मामूली एंटीजन को भी अपने उसके खिलाफ भी उसकी इम्यूनिटी फाइट ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट की अमाउंट डिक्रीज हो गई है। क्या कहानी इतनी क्लियर है, ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है। मैक्रोफाज आप देखो, इसमें एचआईवी वायरस आता है, ये रेप्लिकेशन ट्रांसक्राइब करा के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एचआईवी वायरस के बना देता है, इसलिए मैक्रोफाज जो है इसको एचआईवी फैक्ट्री भी बोल दिया जाता है, इसको एचआईवी की फैक्ट्री भी बोलते हैं। मैक्रोफाज जो है इसको एचआईवी की फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये काफी सारे एचआईवी वायरल आरएनएस जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। यही आपकी पूरी एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार एनसीईआरटी का भी देख लेते हैं। इसको देखो, रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस का फीचर्स तो मैंने बता ही दिए थे बच्चा पार्टी। इसमें देखो वायरल आरएनए कोर है और वायरल का प्रोटीन कोट है। वायरस जो है इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल को, ये मैक्रोफाज बना के दिखा रखा है, क्या है ये, मैक्रोफाज है, ये मैक्रोफाज का सेल बनाया, यहां पे आया वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, अंदर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब वायरल डीएनए प्रोड्यूस होगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से वायरल डीएनए बन गया, सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बनेगा, एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखा नहीं रखा। फिर क्या करेगा, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट के जीनोम में, मतलब हमारे जीनोम में जिसमें हमारा ऑलरेडी डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ मिलके क्या करेगा, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, उसके साथ आगे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, न्यू वायरस प्रोड्यूस होंगे खूब सारे,
ठीक है। और ये क्या है, ये जो है अदर सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए रिलीज हो जाएंगे मैक्रोफाज से, इसलिए ये मैक्रोफाज को एचआईवी फैक्ट्री भी बोल दिया जाता है। क्या कंप्लीट साइकिल समझ में आ गई? ठीक है। और यही टी लिम्फोसाइट्स की अमाउंट क्यों डिक्रीज करवाते हैं, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एचआईवी वायरस को बाइंड करवा लेते हैं, और जिसके कारण टी लिम्फोसाइट्स की अमाउंट कम हो जाती है और इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या कहानी इतनी क्लियर है? क्या इतनी कहानी क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चलें। चलो अब देखो, ये तो हो गई हमारी बातें जितनी हमने करनी थी। अब इसके आगे अगर हम बात करें, टी सेल्स डिक्रीज होगा, इम्यूनिटी डिक्रीज होगा, सब पढ़ लिया, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर द एचआईवी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। तो इसमें क्योर है ही नहीं, प्रिवेंशन ही क्योर है मान लो। ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो होते हैं उसको दिया जाता है, जिसके कारण पेशेंट्स की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है, हालांकि डेथ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, एज नो क्योर इज देयर, सो प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है, एज इट स्प्रेड्स ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर, सो प्रिवेंशन इज इजी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जाने अनजाने में कैसे भी हो जाता है, कुछ खा लिया या उससे हो गया, ऐसा कुछ है ना, हो तो कॉन्शियसनेस से ही रहा है, हम अपने होशो आवाज में ही कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण ये डिजीज कोज हो रही है। ठीक है। और ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, है ना। तो क्योंकि इतना ज्यादा भी वो भी बना हुआ है सोसाइटी में कि इसको खुलकर कोई डॉक्टर के पास जाता भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सस्केप्टिबिलिटी लगती है, चांसेस लगते हैं, तो टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है। आगे चलें, आगे कुछ और देख लें। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको जो है वो स्टेब्लिश किया गया 1991 में, एंड अदर एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेट कर रही हैं पीपल को एड्स के लिए। ये सब मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ले रही हैं एड्स के प्रिवेंशन के तौर पे। ठीक है। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, दैट इंक्लूड, WHO ने भी खूब सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, जिसमें क्या क्या है, मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम द एचआईवी। ब्लड बैंक्स में इस चीज का प्रिकॉशन रखा जाए कि जब भी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को दे रहे हैं, थैलेसीमिक पेशेंट या किसी भी एच टाइप के पेशेंट्स को या किसी को भी चढ़ा रहे हैं, तो वो ब्लड सेफ होना चाहिए एचआईवी से, टेस्टिंग जरूर हो उसकी। एंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, उसके अलावा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, उसके अलावा कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, एडवोकेटिंग safe sex and promoting regular checkups for the HIV susceptible populations। ठीक है। ये सब WHO भी इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो ये कंप्लीट HIV का था, हमने देखा इसको क्या क्या इसका इतिहास था, इसकी लाइफ साइकिल क्या थी, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। ठीक है। तो प्रिवेंशन ही इसका तो प्रिवेंटिंग मेजर है। आगे चला जाए, आगे चलें। सेकंड, दैट इज कैंसर। सेकंड मेजर जो हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज चैप्टर में है, दैट इज द कैंसर। एड्स के बाद कैंसर। कैंसर की अगर हम बात करें, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए, द सेल्स डिवाइड रिपीटेडली विद अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है। सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली में पता क्या होता है, हमारे सॉरी, एक्चुअली में हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस होता है हमारी सेल की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है ये प्रोसेस। ठीक है। हमारी सेल की ग्रोथ जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखता है ये प्रोसेस, और कैंसर होने के बाद एक्चुअली में ये प्रोसेस इफेक्ट हो जाता है। ये एपोप्टोटिक सेल्स जो होते हैं, एपोप्टोसिस करता कौन है? एपोप्टोटिक सेल्स। एपोप्टोटिक सेल्स क्या करते हैं? सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल्ड रखते हैं। ठीक है। और किसी किसी सेल की अगर जरूरत नहीं तो उसको खत्म कर देंगे। ठीक है। तो ये एपोप्टोसिस रेगुलर मेथड हमारे अंदर होता है इनबिल्ड। कैंसर के केस में एपोप्टोटिक सेल्स जो है इन पे इंफेक्शन हो जाता है, ये जो है अपना काम नहीं कर पाते, जिसके कारण सेल तो ग्रोथ करेगा ही ना, अब सेल को रोकने वाला कोई होना चाहिए। वो कौन था? एपोप्टोसिस प्रोसेस। अब वो एपोप्टोसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है तो सेल की ग्रोथ कोई रोक नहीं पा रहा, इसके कारण सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ करने लग जाता है। इसके कारण अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ करता है, उसी को कैंसर बोल देते हैं। द कैंसर सेल्स डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स, इसको फिर कोई ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कंटिन्यूसली ग्रोथ ही करता रहेगा। कैंसर सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैंने ये बताया एपोप्टोसिस ही उसी को डिनोट कर रहा है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में मतलब एपोप्टोसिस सेल्स जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ करवाते हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं होने देते है ना, हर चीज को कंट्रोल्ड रखते हैं सेल्स की ग्रोथ में। तो लेकिन ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को ही कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो लूज कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ड्यू टू द रिपीटेड डिविजन्स सेल्स फॉर्म अ लार्ज मास ऑफ टिश्यू जिसको ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। कैंसर और ट्यूमर में यही अंतर है। कैंसर जो है कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज कर लिया जाता है इस टर्म्स को, नो डाउट, लेकिन ड्यू टू द रिपीटेड डिवीजन सेल्स जो है वो एक लार्ज मास ऑफ टिश्यूज बना लेते हैं जिसको ट्यूमर बोलते हैं। समझ में आ गया, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। The cells pass out from the tumor to new sites for forming the secondary tumors, ठीक है। Actually, the invasion of cancerous cells from one part to the other part by body fluid is called metastasis, ठीक है। Metastasis टर्म अभी मैं समझा देता हूं। ट्यूमर समझ में आ गया, ट्यूमर क्या है, मास ऑफ सेल्स। एक्चुअली में जो कैंसर है या फिर ट्यूमर की अगर मैं बात करूं, ट्यूमर दो टाइप का होता है। ट्यूमर एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो टाइप का कैंसर भी इसको ऐसे बोल दिया जाता है कि बिनाइन कैंसर या मैलिग्नेंट कैंसर, लेकिन ट्यूमर की फॉर्म में बोल रहे हैं अगर तो दो टाइप का ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर मेगा मतलब ऐसे याद रख लेना, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब ज्यादा डेंजरस, बिनाइन ट्यूमर मतलब कम डेंजरस। कैंसर है दोनों में, लेकिन बिनाइन ट्यूमर इज लेस डेंजरस एज कंपैरिजन टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अब होता क्या दोनों में, बिनाइन ट्यूमर मतलब क्या होता है, जब ट्यूमर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हो, मान लो किसी किसी के हाथ पे आपने देखा होगा या किसी के मुंह पे हो जाता है, एक बड़ा सा मास ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जाता है, वो एक टाइप तक उतना ही रहता है, ठीक है, वहीं पे रुक जाता है, उसको सर्जरी वगैरह से कट करवा के ठीक भी करवा लिया जाता है, वो भी एक टाइप का ट्यूमर है, बट किस टाइप का, बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे रेस्ट्रिक्टेड होता है, इधर उधर नहीं घूमता। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे खतरनाक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एस टाइप का ट्यूमर है, इस टाइप के कैंसरस सेल्स हैं जो ब्लड के थ्रू या बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू क्या करते हैं, पूरी ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, और उस पूरी ब्लड में मूवमेंट को ही क्या बोला जा रहा है, मेटास्टेसिस बोला जा रहा है। ये मेटास्टेसिस शो कौन करता है, मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर शो करता है, ठीक है। इसलिए मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर जो है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि पूरे ब्लड में से कैंसर को डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है। बिनाइन ट्यूमर की तो फिर भी ट्रीटमेंट हो जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें डेथ ऐसा हो जाता है कि कंफर्म ही है, ठीक है। तो दो टाइप का होता है, देख लेते हैं आगे हम डिफरेंस देख लेते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर क्या है ना। बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए। बिनाइन ट्यूमर देखिए, इट इज अ नॉन कैंसरस ट्यूमर, नॉन कैंसरस मतलब एक जगह पे है ना, इसलिए इसको नॉन कैंसरस बोल रहे हैं, और इट इज अ कैंसरस ट्यूमर। आगे चलें, बिनाइन ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टेसिस, मूवमेंट नहीं शो करते इधर उधर, पूरे शरीर में नहीं घूमते, एंड इज नॉन इन्वेसिव, इतने खतरनाक नहीं होते, बट इट शोज मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट जो है मेटास्टेसिस शो करते हैं, मूव करते हैं ब्लड फ्लूइड में इधर उधर कैंसरस सेल्स, एंड दस इन्वेड्स अदर बॉडी पार्ट, सारी बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा इट स्टॉप्स द ग्रोथ आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज, है ना। अगर ये सर्टेन साइज के बाद अगर मान लो ये हाथ है आपका, हाथ के ऊपर, आपका नहीं मतलब किसी भी पेशेंट का, तो उस पे ऊपर ऐसा कुछ फोड़ा टाइप का हो गया है ना, तो एक साइज के बाद वो वहीं पे रुक जाएगा, उसको सर्जरी से आप रिमूव भी करवा सकते हो। तो ये क्या, एक साइज के बाद क्या होता है, रुक जाते हैं जनरली। लेकिन इसमें क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इट शोज द इनडेफिनेट ग्रोथ एज प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ, नियोप्लास्टिक मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं रैपिडली और इन्वेड करते हैं डैमेज अदर टिश्यूज को। उसके अलावा लिमिटेड एडरेंस अकर्स अमंग द सेल्स ऑफ बिनाइन ट्यूमर, वेयर एज द देयर इज नो एडरेंस अमंग द सेल्स, दे टेंड टू स्लिप पास टू द अनदर, ठीक है। और ये क्या है, इट इज मोर फेटल टू द बॉडी, ये पॉइंट पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं स्लाइड में, इट इज लेस फेटल टू द बॉडी, यही लिख रखा है कि ये कम खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है, ये ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है, आगे चला जाए, इतनी कहानी क्लियर है तो आगे चला जाए, चलिए ठीक है। आगे देखिए, एक सेंटेंस लिख रखा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, इसको देख लीजिए। क्या है कि इसमें अगर हम देखें, नॉर्मल सेल्स हैव जीन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर ओन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ओन्कोजीन्स। नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं प्रोटो ओन्कोजीन्स या सेल्यूलर ओन्कोजीन्स, ठीक है।
ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेट में, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, मान लो किसी टाइप का कोई म्यूटेशन हो गया या कोई ड्रग से ऐसा कुछ हो गया अंदर हमारे, इस टाइप का जेनेटिक लेवल पे चेंज हो गया कि ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ये कन्वर्ट हो गए ऑन्कोजीन्स में, और ऑन्कोजीन्स जो है यही क्या करते हैं, कैंसर कोजिंग जीन्स होते हैं, है ना, गेट ट्रांसफॉर्म टू द कैंसर कोजिंग ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो ऑन्कोजीन्स क्या है, कैंसर कोजिंग जीन्स है, जबकि नॉर्मल सेल्स में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसर में। तो कैंसर में यही प्रोसेस होता ही है, टेक्निकली देखा जाए तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स का कन्वर्जन हो जाता है ऑन्कोजीन्स में, जिसके कारण कैंसर हो जाता है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो होने लगती है। कोजेस की बात करूं अगर मैं, किस किस कारण कैंसर होता है, सबसे पहले तो देखो जो कैंसर कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है वो देख लीजिए, कार्सिनोजेंस, है ना, कार्सिनोजेंस बोलते हैं हम। कैंसर कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को कार्सिनोजेंस बोलते हैं। अब इसके कोजेस कैंसर के क्या क्या हो सकते हैं, अब ये कार्सिनोजेंस की अगर मैं बात करूं, कार्सिनोजेन कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना, देखो ये हो सकता है फिजिकल हो, कैंसर जो है किसी फिजिकल एजेंट के थ्रू हो जाए, किसी केमिकल एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, ये सब कार्सिनोजेंस में आ रहे हैं, है ना, केमिकल कार्सिनोजेंस भी बोल सकता हूं मैं इसको, या फिर बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। तो 3 टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं जो कैंसर कोज करें, ठीक है, फिजिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस में आप एक एक एग्जांपल सबका याद रख सकते हैं, जैसे कि एनिलीन डाई, एनिलीन डाई, है ना, एनिलीन डाई से भी क्या है, कैंसर कोज हो जाता है। उसके अलावा अगर बात करें स्मोकिंग वगैरह, बेंजोपायरिन, स्मोकिंग सिगरेट वगैरह, उसके कारण भी कैंसर होता है ना, तो स्मोकिंग वगैरह भी फिजिकल में ही आ जाएगा, है ना। उसके अलावा फिजिकल एजेंट्स में अगर हम बात करें तो जैसे कि एक्सरेज वगैरह, अच्छा ये मैंने केमिकल में लिख दिया क्या, मैं भी सोचूं गड़बड़ क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकंड रुको रे बालक। हाँ, फिजिकल में तो क्या आ जाएगा, एक्सरे वगैरह, है ना, एक्सरे, गामा रेज, आपने देखा हो एक्चुअली में पता क्या होता है, जब हमें ट्रीटमेंट, और इसमें एनिलीन डाई लिख लेना, है ना, एग्जांपल में एनिलीन डाई, और इसमें स्मोकिंग वगैरह भी केमिकल एजेंट में आ जाता है। तो फिजिकल एजेंट में तो एक्सरे, गामा रेज वगैरह ये सब आ जाता है, राइट। और बायोलॉजिकल में क्या है, कुछ पैरासाइट्स वगैरह भी हो सकते हैं किसी भी टाइप के, है ना, एंटीजेंस वगैरह, पैरासाइट्स, वो सब बायोलॉजिकल्स में आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिनके कारण कैंसर कोज हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइप के कार्सिनोजेंस होते हैं। अच्छा मैं इसमें ये बता रहा था, एक्सरे डॉक्टर लिखता है ना, ज्यादा बार एक्सरे करने से भी कैंसर हो सकता है, इसलिए अगर मान लो आपका एक्सरे आया और ठीक भी नहीं हुआ तो डॉक्टर आपको कभी ऐसे नहीं कहेगा दोबारा करवा लो, है ना, क्योंकि बार बार एक्सरे करने से भी कैंसर कोज हो सकता है घुटने का बार बार एक्सरे करवाया जा रहा है, दिन में 10 बार करवा लिया, डेली करवाया जा रहा है 30 दिन, तो हो सकता है घुटने में कैंसर हो जाए, है ना। तो ये क्या है, फिजिकल एजेंट्स होते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, ये सब कोजल ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे, जिनके कारण कैंसर कोज होता है, ठीक है। आगे चलें तो आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। 4 टाइप्स के कैंसर अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, है ना, देख लेते हैं हम कौन कौन से। एक तो कार्सिनोमा, इसके अलावा मेलानोमा, है ना, इसके अलावा सार्कोमा, इसके अलावा ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, या फिर ल्यूकेमिया के अलावा लिम्फोमा भी बोल सकते हैं, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। 4 टाइप के जो हैं कैंसर होते हैं, वैसे तो कई टाइप के होते हैं लेकिन ये 4 एनसीईआरटी में हमारे दे रखे हैं। 4 टाइप के कैंसर्स होते हैं, कार्सिनोमा, मेलानोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या है, देखो जब स्किन में कैंसर हो, एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं, मतलब कैंसर जब एपिथेलियल टिश्यू में हो, एपिथेलियल टिश्यू में जब होता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। जैसे कि इसमें स्किन कैंसर हो गया, है ना, स्किन कैंसर एक टाइप का क्या है, कार्सिनोमा ही है। ज्यादातर जो कैंसर्स होते हैं कार्सिनोमा टाइप के कैंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। मेलानोमा की बात करें, हमारे अंदर एक मेलानिन पिगमेंट होता है स्किन में, है ना, तो जब पिगमेंट वाले सेल्स में कैंसर हो जाए तो उस टाइप के को क्या बोलते हैं, मेलानोमा। यहां मैं बोल रहा हूं मेलेनोसाइट्स जो होते हैं, मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं, मतलब पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं, उनमें जब कैंसर होता है तो उस टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं मेलेनोमा। क्या बोलते हैं, मेलानोमा कैंसर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके अलावा बात करें अगर सार्कोमा की,
तो जब मीजोडर्मल टिश्यूज में, मीजोडर्मल टिश्यूज या फिर मैं बोलूं कनेक्टिव टिश्यूज पड़े होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज में जब हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज में जब कैंसर हो जाए तो उस टाइप के कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं, सॉफ्ट कैंसर भी बोल सकते हैं इसको, है ना। और या फिर अगर मैं बात करूं ल्यूकेमिया या लिम्फोमा में, तो इसमें क्या है, ब्लड सेल्स में जब हो जाए, है ना, ब्लड सेल्स या फ्लूइड सेल्स जितने भी हमारे अंदर, उसमें किसी रिलेटेड कैंसर हो जाए तो उसको ल्यूकेमिया या लिम्फोमा बोल दिया जाता है। तो 4 टाइप के कैंसर है, कहां कहां पे होते हैं मैंने बता दिए। कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल टिश्यू में, मेलानोमा मतलब मेलेनोसाइट्स मतलब पिगमेंट ओरिएंटेड सेल्स ऑफ स्किन, सार्कोमा मतलब कनेक्टिव टिश्यूज में, ल्यूकेमिया लिम्फोमा मतलब ब्लड सेल्स या लिम्फ फ्लूइड्स वगैरह में जब हो जाता है। ठीक है, आगे चले, टाइप्स ऑफ कैंसर समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मूव करें, कैंसर का डिटेक्शन कैसे कैसे किया जाता है, तो देखो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडियां, बायोप्सी किया जाता है ना, बायोप्सी कहीं पे लिखा हुआ देखा भी होगा। बायोप्सी में क्या होता है, सस्पेक्टेड टिश्यू जो होता है उसको कट किया जाता है थिन सेगमेंट्स में, है ना। एक्चुअली में सस्पेक्टेड टिश्यू मान लो लग रहा है कि बाजू पे या किसी भी स्किन में, तो मतलब उसका सस्पेक्टेड टिश्यू को कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टेनिंग वगैरह करके देखा जाता है, पैथोलॉजिस्ट देखते हैं, बायोप्सी उसको बोलते हैं। रेडियोग्राफी की जाती है ना, इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कोई कैंसर को डिटेक्ट करना है तो रेडियोग्राफी वगैरह। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं ना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब जब एक्सरे, एक एक्चुअली में एक्सरे का यूज किया जाता है इसमें, जिससे कि 3 डायमेंशनल क्या बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। सीटी स्कैन में क्या होता है, 3D में पिक्चर बनती है, किस चीज की पिक्चर, एनिमल पिक्चर नहीं नहीं, या इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर, है ना। एमआरआई में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, एमआरआई का फुल फॉर्म भी देख लो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस, ठीक है। अब क्या है, एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण इंटरनल टिश्यूज देखे जाते हैं, कहीं पे कुछ हिंड्रेंस या स्ट्रक्चर में चेंज तो नहीं। उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज का भी टेस्ट किया जाता है। तो ये सब कैंसर के डिटेक्शन के लिए टेस्ट बहुत सारे किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें, सर्जरी, है ना, सर्जरी करके रिमूव कर दो अगर बिनाइन ट्यूमर है तो। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशंस, एक्सरेज वगैरह, और उन सब के थ्रू क्या किया जाए, ट्यूमर को रिमूव करने की कोशिश किया जाए, है ना। उसके अलावा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेप्यूटिक्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह देने की कोशिश की जाए उसके थ्रू, या फिर इम्यूनोथेरेपी हो सकती है। तो ये सब जो यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, इन तीनों का क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में। क्या किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का मिक्स यूज कर लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इम्यूनोथेरेपी में तो वही बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स, अल्फा इंटरफेरोन्स वगैरह को इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि क्या क्या इसमें काम होने वाला है, तो ये सब उसमें यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर। आगे चलें, आगे चलें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ड्रग्स एंड अब्यूज। क्या आता है बच्चा जी, नेक्स्ट आता है ड्रग्स एंड अब्यूज, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। मैं जरा जलपान कर लूं और फिर इसको भी हम आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी, तो इजी सा टॉपिक है ये तो, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हम दोनों कवर कर चुके हैं, एचआईवी कर लिया अच्छे से और कैंसर कर लिया। इसमें से क्वेश्चन बच्चा जी आ जाता है, ध्यान से देखना। अब ड्रग्स एंड अब्यूज देख लेते हैं। When drugs and alcohol are taken for the purposes of other than medicinal or taken in amounts or frequency that impairs physical, physiological या फिर psychological functions, it is called drug abuse या फिर alcohol abuse। सिंपल सी बात है, सुनी होगी, किसी भी चीज की अति जो होती है, वो कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की अति जो है हमेशा हानिकारक ही होती है। वो कोई भी चीज हो सकता है, ड्रग भी हो सकता है, आपकी एज में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी चीज की अति जो है, किसी भी चीज का एक्सट्रीम हमेशा हार्मफुल होगा ही होगा। ठीक है, तो ड्रग्स जो है, ड्रग्स को अगर एज ए मेडिसिनल पर्पज लिया जाए, है ना, सिंपल सी बात है कि अगर आपको छींकें आ रही हैं, कोई आपने सिट्राजिन वगैरह ले ली, कोई गोली ले ली, तो वो गोली एक लिए तो असर करेगी, 100 ले ली है तो हो सकता है ज्यादा ही असर कर जाए,
ऐसा हो सकता है ना। तो मतलब क्या है, हर चीज का जो एक्सट्रीम होता है वो हार्मफुल होगा, समझ रहे हो ना। तो ड्रग्स को मेडिसिनल के अलावा अगर लिया जाए शौकिया तौर पे अल्कोहल एंड ड्रग्स को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एब्यूज या फिर अल्कोहल एब्यूज बोलते हैं। ड्रग ले रहे हैं तो ड्रग एब्यूज, अल्कोहल मतलब अल्कोहल एब्यूज, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग को गाली देनी है, अल्कोहल को गाली, है ना। आगे चलें। तो देखिए अब इसमें क्या है, हमारे पास कुछ कुछ हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कुछ कुछ हमारे सिलेबस में दे रखे हैं ड्रग्स, वो हमें देखने हैं। ओपियोइड, कैनाबिनोइड्स, कोकेन, अल्कोहल, टोबैको, ये चार पांच जो है हमें ड्रग्स देखने, जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छे से देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले ओपियोइड। ओपियोइड की अगर हम बात करें, इसी को क्या बोला जाता है, हीरोइन। हीरोइन फिल्मों में सुना होगा ना, हिंदी फिल्मों में, वो इसी को बोलते हैं हीरोइन। हीरोइन क्या है, एक डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन कर देती है बॉडी फंक्शन को, ठीक है। क्या है, एक डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन। एक्चुअली में नशा हमेशा क्या होता है, नशा हमें ऐसे लगता है कि हमें डिप्रेशन से दूर ला रहा है, हमें रिलैक्स फील करवा रहा है, अच्छा फील करवा रहा है। जो हमें लगता है वो होता नहीं है कई बार, है ना। सोर्स की बात करें, ओपियोइड कैसे बनता है, मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन एक जो केमिकल कंपाउंड है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम पपेवर सोमनीफेरम, नाम याद रखना है। पपेवर सोमनीफेरम का जो लेटेक्स होता है, उससे मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके बाद हीरोइन कैसे ऑब्टेन की जाती है, इसको बनाए, हीरोइन को ऑब्टेन किया जाता है, एसिटाइलेशन किया जाता है मॉर्फिन का। मॉर्फिन के साथ एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, दैट इज एसिटाइलेशन। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया जाता है और फिर हीरोइन हमें मिलती है, जो कि व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। मतलब पूरा बता रहा हूं आपको डिटेल में, है ना। व्हाइट कलर की होती है, कोई स्मेल नहीं होती, बीटर होती है, क्रिस्टलाइन होती है कंपाउंड, और कॉमनली इसको स्मैक भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चा जी, स्मैक बोलते हैं। मोड ऑफ इनटेक कैसे लिया जाता है, स्नोटिंग या फिर इंजेक्शन, या तो टीका ठोक लिया या फिर वो वाला, देखा है ना, बस उसी को बोल रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें अगर, तो दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके खोपड़ी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके उसमें जाके ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जाके ये बाइंड कर जाता है, ठीक है। इफेक्ट्स की बात करूं तो मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर यूजफुल इन द पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। सर्जरीज के दौरान पे मॉर्फिन दिया जाता है, एज अ पेन किलर काम करता है, ठीक है। उस टाइम पे मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है, लेकिन इसको अति कर लेते हैं तो ये ड्रग के रूप में, ड्रग एब्यूज के रूप में आ जाता है ना। इसको नशे पत्ते के रूप में लेना चालू कर दिया गया है। आगे चलें तो ये पिक्चर दे रखी है पॉपी प्लांट की, दैट इज ओपियम पॉपी। ये आपको देखने को मिल जाएगा, अपनी सराउंडिंग में भी कहीं ना कहीं हो सकता है। और ये केमिकल स्ट्रक्चर दे रखी है मॉर्फिन की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको ज्यादा अपन नहीं आगे जाएंगे, अपन बायोलॉजी वाले हैं, केमिस्ट्री वाले नहीं। आगे चलते हैं, कैनाबिनोइड्स की बात कर लें, भांग जिसको बोलते हो ना, कैनाबिनोइड्स। सोर्स की बात करूं तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट, दैट इज कैनाबिस सटाइवा। बड़े बड़े से पत्ते होते हैं इसके, कैनाबिस सटाइवा के, उसमें से इसको ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिनोइड्स को। फ्लावर के टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा इन वेरियस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस। अब देखो, कैनाबिस सटाइवा के पत्ते हो गए, उसके फ्लावर हो गए, है ना, उसकी रेजिन्स हो गई, उसके वेरियस कॉम्बिनेशन बना के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बनाई जाती है ना, है ना। तो ये सब नशे पत्तों के नाम है। हशीश हो गया, चरस, मरीजुआना, गांजा, और ये सब ये इसी के बनाए जाते हैं कैनाबिस से। तो कैनाबिस के कॉम्बिनेशन से। मोड ऑफ इनटेक तो बाय इनहेलेशन या फिर सीधा खा लिया पानी के साथ। मोड ऑफ एक्शन की बात करूं तो दे इंटरेक्ट विद द कैनाबिनोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन, हमारी बुद्धि के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके साथ इफेक्ट करता है। इफेक्ट की बात करूं तो इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है। आगे देख लो, ये आपकी एनसीईआरटी में कैनाबिस का पत्ता भी दे रखा है, ये है ना। ये आपको आम इधर उधर देखने को शायद ना मिले कभी, है ना, यहाँ हो सकता है देखने को मिल भी जाए, एरिया वाइज डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कोका एल्केलॉइड्स या कोकेन, ठीक है। नाम आपने सारे सुन रखे हैं, फिल्में तो बहुत देखते होगे, मुझे पता है, पक्का यकीन है। सोर्स की बात करें अगर, derived from the leaves and young branches of South American plant है एक, जिसको नाम दिया है एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड कोक, है ना। ये कोक वो वाली कोक नहीं है,
वो पीने वाली वो वाली कोक नहीं है, दूसरी कोकेन को कोक बोल रहे हैं। मोड ऑफ इनटेक बात करें तो बाय द स्निफिंग या फिर स्नोटिंग, वही तरीका, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, अच्छा दोबारा करके दिखाना है क्या? मोड ऑफ एक्शन, इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है एंड इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, ठीक है। इफेक्ट की बात करूं तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस सेंस एंड यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। यूफोरिया मतलब एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा मतलब ये हो गया कि कोकेन लेके ना एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, एकदम मार दूंगा आज, और वो वाला एक्साइटेड हो जाता है आदमी, एनर्जी से भर जाता है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। हेल्यूसिनोजेंस है ना, मतलब मति भ्रष्ट हो जाती है, जब मति भ्रष्ट उसको बोल रहे हैं ना, मति एकदम भ्रष्ट हो जाए उसको हेल्यूसिनोजेंस बोल रहे हैं। इसके सोर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट लाइक एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा है ना, ये कई धतूरा खा लेते हैं प्रेम के चक्रों में, वो यही सब होता है ना। लिसार्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड दैट इज एलएसडी, वो ड्राइव करते हैं किससे? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये नाम याद रखने हैं आपको सारे। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड जो है वो ड्राइव किससे होता है? एक फंगस होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। उसके अलावा मोड ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं, दीज ड्रग्स आर कॉल्ड साइकेडेलिक ड्रग्स, है ना। क्यों बोल रहे हैं? हेल्यूसिनोजेंस कर रहा है ना, मति भ्रष्ट कर रहा है। एक्चुअली मैं आपको इसका अगर एग्जांपल बताऊं तो ये कई बार हनी सिंह जो है वो है ना, एक सिंगर था, तो अभी भी है, मतलब बीच में काफी टाइम गायब रहा, उसको एक डिजीज हो गई थी, कौन सी डिजीज? बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यही सब सिम्टम्स दिखते हैं, हेल्यूसिनोजेंस दिखते हैं, वो भी एक टाइप का क्या किसके कारण होता है? साइकेडेलिक ये ड्रग्स जो होते हैं इनके कारण होता है। बात समझ में आ गई? आगे चले, इफेक्ट की अगर हम बात करें, दीज ड्रग्स इफेक्ट थॉट्स, फीलिंग, फीलिंग तो वैसे इफेक्ट होती रहती है अपनी, इफेक्ट थॉट्स, फीलिंग एंड परसेप्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, परसेप्शन बदल जाता है, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, जो भी है। मेडिसिनली दीज आर गिवन टू द पेशेंट्स टू कोप विद द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन और इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, ठीक है, वैसे ही उल्लू हैं आजकल अपने तो, है ना। तो इंसोम्निया की अगर बात करें तो डिप्रेशन, इंसोम्निया वगैरह के में इसको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है, किसको? हेल्यूसिनोजेंस को, है ना। ये सब जो है एलएसडी और दतूरा, इन सबको, है ना, इनके एक्सट्रैक्शंस को। आगे चलें, आगे चलते हैं, टोबैको की बात कर लेते हैं। टोबैको, टोबैको तो टोबैको प्लांट से मिलेगा, निकोशियाना टोबैकम, है ना इसका साइंटिफिक नेम। और मोड ऑफ इनटेक की बात करें तो इट इज स्मोक्ड, चबा के भी होता है और स्नफ भी किया जाता है इसको। मोड ऑफ एक्शन की बात करूं तो इसमें निकोटीन नाम का कंपाउंड होता है जो कि एक एल्केलॉइड है, विच स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे अंदर होती है वो उसको स्टिमुलेट करता है, जो कि सिक्रीट करती है एड्रेनालाइन, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, एंड नॉन एड्रेनालाइन भी होता है, विच इन टर्न इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट गायब ही हो गए इसके। इफेक्ट तो पता ही है हमें, वैसे चबाने वाला जो होगा, जो च्यूइड करेगा उसको क्या होगा? ओरल कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? ओरल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो ये स्नफ वगैरह या स्मोकिंग करेगा, स्मोकिंग वाले को क्या हो सकता है? स्मोक करने वाले को लंग कैंसर देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये सब इसके इफेक्ट्स देखने को, हार्श इफेक्ट्स जो होते हैं इसके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट इज अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल की बात करें तो मोड ऑफ इनटेक, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लिख दिया, फिर भी ओरल इनटेक, है ना, मतलब मुंह से ही लेंगे और नाक से कैसे ले सकता है कोई, है ना। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो अल्कोहल हैज एन, अल्कोहल में क्या होता है? एन एस्थेटिक इफेक्ट होता है जो कि नर्वस सिस्टम पे करता है, अफेक्टिंग द सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो इसमें भी एक्साइटमेंट हो जाती है, पी के आपने देखा ही होगा गांव देहातों में। पेप्टाइड अल्सर भी हो जाता है कई बार, गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा भी हो जाता है, हेपेटाइटिस भी हो जाता है, लीवर डैमेज वगैरह, लीवर फेलियर, लीवर सेल कार्सिनोमा, पता ही है दारू पीने वाले का लीवर पे इफेक्ट सुना ही होगा आपने, तो वो सब इसमें इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या कहानी क्लियर है? सारे नशे पत्ते समझ में आ गए जितने भी थे हमारे पास? हमारे पास नहीं थे मतलब ये हमारे सिलेबस में थे, है ना। आगे चला जाए, आगे चला जाए। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। एक्चुअली में पता है कि जितने भी ड्रग्स बताए गए हैं, है ना, एनसीईआरटी में आपके थ्योरी पोर्शन भी दे रखा है, बहुत थ्योरेटिकल सा पोर्शन। ड्रग्स जो है कई बार तो ऐसा होता है कि शौकिया तौर पे किसी ने चालू कर दिया, ठीक है, ये आपके दे रखा है सब एनसीईआरटी में। कई बार ऐसा होता है संगति का असर हो जाता है, ठीक है,
या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कोई ना कोई हमारे अंदर टेंशन ऐसी हो जाती है डिप्रेशन में, स्टूडेंट लाइफ में, जो ये एज होती है ना लगभग 25 से पहले पहले वाली जो एज होती है, इसमें ज़्यादातर ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण ज़्यादातर जो ड्रग एडिक्शन होता है वो इसी एज के अंदर हो जाता है जिनको होना है। 25 से 30 के बाद जो है, अगर 30 तक किसी ने ड्रग्स नहीं लिए तो उसके बाद कम चांसेस होते हैं कि वो ड्रग का एडिक्शन ले, है ना। रेयर एक्सेप्शन हर जगह मिल जाते हैं बट कम चांसेस होते हैं। तो 25 की एज से पहले पहले हमें क्या छोटी छोटी चीजें इफेक्ट करती हैं बहुत ज्यादा, है ना, जिसके कारण हम दिल पे ले लेते हैं किसी भी बात को। उसने ये कह दिया, मेरे दोस्त ने ये कह दिया, वो छोड़ के चली गई, घर वालों ने ये कह दिया, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो XYZ किसी भी टेंशन को लेके हम ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब ड्रग्स किसी भी फॉर्म में, अल्कोहल हो सकता है या टोबैको, किसी भी टाइप का XYZ हो सकता है, सिगरेट पीना या कुछ भी, है ना, स्मोकिंग करना। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स यही है। एक तो जो भी है, देखो आप सब जिस एज ग्रुप में, मैं ये एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि आपके सबसे बेस्ट जो फ्रेंड्स हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आप मान लीजिए कोई भी चीज हो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करनी है, भले ही आपके पेरेंट्स डांटेंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेंगे, अपने फादर से, मदर से, अपनी दादी से, दादा से, जो भी आपकी फैमिली में सीनियर आपका ज्यादा अटैचमेंट है या जिनसे भी आपको बताना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उससे इफेक्ट होता है, ड्रग्स का एडिक्शन कम हो, उससे क्या बचाव हो सकता है। तो बचाव के लिए एक ही है चीज कि अपनी शेयरिंग करें। अकेले बंद कमरे में डिप्रेशन नहीं लेना है हमें, टेंशन किसी भी चीज की नहीं लेनी है हमें, राइट बच्चा जी। तो इसमें अवॉइड यही लिख रखा है, अनड्यू प्रेशर्स वगैरह। और पेरेंट्स को भी है, पेरेंट्स भी कम प्रेशर दें। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं इस सेशन को तो अपने चिल्ड्रंस वगैरह पे, बच्चों पे थोड़ा कम प्रेशर दें। वो देना नहीं चाहते हैं बट वही है, वो अच्छा चाहते हैं, लेकिन बच्चे की बुद्धि इस टाइप की होती है कि इस एज में वो उसको एज अ प्रेशर ले लेता है, राइट। तो उसको एज अ प्रेशर नहीं लेना है, अपने पेरेंट्स की बातों को एज अ पॉजिटिव वे में लेना है हमेशा, ठीक है जी। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स। उसके अलावा लुकिंग फॉर द डेंजरस साइंस, सीकिंग प्रोफेशनल, एक्सट्रीम कंडीशन है तो प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे बेहतर यही चीज है कि एक अपने आप को थोड़ा सा खुलकर जीना चाहिए, हर दिन को एंजॉय करोगे तो आपको कभी भी इस टाइप का कोई भी गलत संगत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर बच्चा जी। आगे चले अगर हम तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस जो है 2-4 क्वेश्चन करेंगे, इसमें देख लेंगे हमने क्या पढ़ा है प्रीवियस सेशन और इस सेशन के मिलाकर, मिक्सअप से क्वेश्चन है थोड़े से, है ना। तो अभी तक हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 2 पार्ट्स में हमने किया है। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ऐसा कुछ नहीं था। नेम्स थोड़े से याद करने आपको पड़ेंगे, क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, किसी भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है दैट कॉजेज द एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, किसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है, बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स बड़ा साफ साफ मैंने बताया था, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो एलिजा दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये टेक्निक, DNA रेप्लिकेशन बेस्ड है, बिल्कुल नहीं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, पैथोजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंड प्रोटीन इंटरेक्शन। तो सीधी सी बात मैं बताऊं तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे बेस्ड है। इसमें हम एंजाइम लिंक्ड बोल रहे हैं, एंजाइम के साथ हम क्या है एंटीबॉडी को डालते हैं हमारे सैंपल में, और उसमें पैथोजन का अगर एंटीजन होगा तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव है उस हिसाब से हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस्ड टेस्ट है। आगे चलें अगर, तो LSD जो है ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, अभी दिखाया था 2-3 स्लाइड पहले ही, दैट इज एक फंगस होती है दैट इज क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नाम की, उससे होता है। पपेवर सोमनीफेरम दैट इज पोपी प्लांट से तो ओपियोइड होता है, कैनाबिस सटाइवा से कैनेबिनोइड होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से कोकेन होता है, ठीक है, नाम से भी पता लग रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोजल ऑर्गेनिज्म फॉर द रिंगवर्म्स। रिंगवर्म इन्फेक्शियस डिजीज हमने की थी पिछले में, इनमें से कौन सा रिंगवर्म का कोजल ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो उसमें 3 नाम लिखे हुए थे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, बट मैक्रोस्पोरम नहीं लिखा हुआ था। अब देखो माइक्रो और मैक्रो में हल्का सा अंतर है बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैक्रोस्पोरम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कोजल ऑर्गेनिज्म नहीं होता है रिंगवर्म का। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू, इनमें से कौन सा लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, स्प्लीन, टॉन्सिल, पैनक्रियास, थाइमस, इनमें से कौन सा लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं नहीं इसका बताने वाला, मैंने अच्छे से बता दिया जो बताना था, ठीक है। आगे चले,
ओके, सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इस सीरीज में। आगे के लिए बने रहिए, इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल बहुत रहने वाला है। ये लेटेस्ट एनसीईआरटी के ऊपर एकदम बना रहे हैं हम सेशन, ठीक है, एकदम क्रिस्प सा, रिवीजन पर्पज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, आगे मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।